जय राजा भोज। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और आप देख रहे हैं जय राजा भोज टीवी। दोस्तों, हम फिलहाल हैं भिलाई में और भिलाई में राष्ट्रीय क्षत्रिय पवार महासभा के अध्यक्ष के साथ हम यहाँ पर आ गए। नवनियुक्त अध्यक्ष हैं और इनका विजन हर किसी के मुंह पर है, क्योंकि इन्होंने जो बातें नियुक्ति के वक्त कही वो आज तक शायद ही किसी अध्यक्ष के माध्यम से कही गई होगी। मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ, जो अच्छा है और जो सही है उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए। हम हैं फिलहाल नंदलाल जी चौधरी इनके घर। एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत वातावरण और इसी वातावरण में कुछ अच्छी बातें समाज के प्रति आज होने वाली हैं और इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं नंदलाल जी चौधरी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सभी स्वजनों को और सभी भारतवासियों को, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश, भारत और सभी महाराष्ट्र और सभी भारत के हमारे स्वजन जो है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सर, 23 मार्च का दिन था और इस दिन आपका चयन हुआ और आप राष्ट्रीय क्षेत्रीय पवार महासभा के अध्यक्ष चुने गए। अब 2 महीनों का वक्त गुजर चुका है, करीबन करीबन। जी किस तरह का माहौल, किस तरह का वर्क, किस तरह का एटमॉस्फेयर अब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्या काम हो रहे हैं, संक्षेप में जरा। जी। सबसे पहले तो मैं बड़ा आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी पवारजनों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा पूरी यूनिवर्सल सोच के साथ काम करती है, जिसमें हमारे इसमें वैनगंगा तटीय हमारे पवार, वर्धा तटीय पवार और परमार और एक बड़ा व्यापक क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में है जिसमें महासभा कार्य करती है। निश्चित रूप से 23 मार्च 2025 का दिन बहुत ऐतिहासिक है मेरे लिए, क्योंकि उस दिन हम लोगों को एक बड़ा दायित्व दिया गया है और उस दिन के बाद से हम लगातार महासभा के काम कर रहे हैं। हमने, हमारी टीम ने पहले सोचा था, हमारी कार्यकारिणी ने, जो चयनित कार्यकारिणी थी उनकी, हम पूरे भारतवर्ष में अधिकांश जगह पर हम लोग जाए। तो हमने अपना टूर प्रोग्राम शुरू किया कि हम अपने लोगों से मिले, उनसे बात करें, उनसे समझे, महासभा के बारे में उनकी क्या राय है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या समस्याएं हैं। बहुत सारी चर्चा हुई, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों हुई। सामाजिक समस्याओं पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया हमारे लोगों ने। अभी वर्तमान समय में जो कुरीतियां आ रही है उस कुरीतियों पर, महंगी शादियों पर, समय पर शादी नहीं होना, और जो अंतरजातीय विवाह है, अंतरधार्मिक विवाह है, तलाक के प्रकरणों में वृद्धि है, ये बहुत सारी सामाजिक समस्याओं पर हमने विचार मंथन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बालाघाट, लालबर्रा, वारासिवनी क्षेत्र, पूरा जो है बैहर क्षेत्र, यानी लगभग भोपाल और मालवा मालवा में हम लोगों ने अच्छी विजिट करी। लगभग 800 किलोमीटर की हमने यात्रा की। वहां पर बहुत सारे विवाह समारोह में हम लोग गए, तो वहां पर हमको समझने और बुझने का मौका मिला कि हमारे लोग कैसे हैं, कैसे हमारे वहां की शादियां कैसे होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा, बोली और इसमें सब बदलाव आता है। और निश्चित रूप से वहां के लोगों ने इतना सम्मान किया हमारा। हम बैतूल क्षेत्र में गए थे, बैतूल गए, मुल्ताई गए, पांढुर्ना गए, छिंदवाड़ा गए, इतना प्यार मिला हमको, कुछ पूछिए मत। तो पूरे भारतवर्ष में महासभा की कार्यकारिणी उनसे संपर्क कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आने वाले 5 वर्षों में हमारे कार्यों की रूपरेखा कैसी होगी। और निश्चित रूप से ये जो अनुभव है उनसे चर्चा का, बातचीत का, समझने का, तो ये निश्चित रूप से हमारे को, हमको एक मजबूत वो दे रहा है, कि आधार दे रहा है कि हमको कैसे काम करना चाहिए। हम उनको ये भी बताते जा रहे हैं कि हमारा विजन क्या है और इसका हमको जो मजबूत संगठन तैयार करने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा, संस्थागत स्वरूप में होगा, तब आप समाज के लिए काम कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हमने बहुत सारा विजन तैयार किया है और ईश्वर की कृपा हम पर रहेगी, हमारे आराध्य देवों की कृपा रहेगी, इष्ट देवताओं की, हमारी माँ दुर्गा गढ़कालिका की कृपा रहेगी, राजा भोज का आशीर्वाद रहेगा। और सबसे बड़े, हमारी जो 120 साल पुरानी हमारी महासभा है, 1905 से लेकर हमारे 21वें अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व सौंपा गया है। निश्चित रूप से मैं तो बहुत जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं और एक मिशन मोड में काम करने का हमारा इसमें विचार है कि समयबद्ध हम लोग काम करेंगे। और
हमारे लिए सबसे ज्यादा है हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका रोजगार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ हमने इसको चार घटकों में किया है। एक, संगठन को मजबूत करना। दूसरा, जो स्ट्रक्चर जो हमारा है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इस पर फोकस करना। और जो समाज में काम करने वाले हैं उनको 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 उनका सम्मान करना। और तीसरा, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध एक व्यापक जनाधार तैयार, एक एसओपी हमको बनाने की जरूरत है कि हमको क्या करना चाहिए। क्या अभी हम लोग एक विवाह में गए थे, रात के 11:15 बजे विवाह लग रहा है। ये एक बड़ी एक मतलब जो आधुनिक जगत में हम देखें तो एक कुरीति के रूप में हम सामने आ रही है, क्योंकि परिवार के लोग वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और वहां पर 11:15 बजे 12 बजे यदि शादी लगेगी तो ये निश्चित रूप से अच्छा संदेश नहीं है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे स्थानीय संगठन भी है, कई जगह उन्होंने कड़ाई से पालन किया है। तो अब 10 बजे से पहले शादी हो जाती है। मेरा आग्रह है महासभा की ओर से भी कि हम एक निश्चित समय यानी 10 बजे अधिकतम समय हो उसके पहले विवाह कर ले। विवाह बड़ा समावेशी हो, साधारण हम लोग जैसे लोग हैं, और कोई भी मतलब इसमें अति व्यय न हो, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि इसमें फिजूल खर्ची हो रही है। सर एक सवाल आपने इसमें बोलते-बोलते जो आपने एसओपी बताई जिसमें आपने कुछ चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड की। समाज को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही वो राजा बोस टीवी के संज्ञान में भी है। कई लोगों से बातचीत करते हुए हमें ये भी पता चला कि ऑफ द कैमरा कि ये पहली महासभा की टीम है जो लोगों के घरों तक पहुँच रही है, लोगों तक पहुँच रही है और लोगों को तक पहुँचकर लोगों की राय जानने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज चला देते हैं। कुछ लोग अपनी शाम के समय के एक एटमॉस्फेयर में जाकर कुछ ऐसा वर्ड लिख देती है जिससे समुदाय के कई पार्ट नाराज हो जाते हैं। जी। ऐसे लोगों के खिलाफ महासभा का कुछ ये होने वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा तो ये है कि प्रत्येक संगठन को अपने उद्देश्य के अनुसार काम करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि महासभा महासभा का एक विजन है, एक उसकी विरासत है, उस विरासत के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ विघटनकारी तत्व ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। हमारा उनसे यही आग्रह है कि सबका उद्देश्य, सब संगठनों का उद्देश्य क्या है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, भाषा बोली का क्षेत्र हो। लेकिन वरिष्ठ जनों के बारे में, अन्य जो अलग अलग हमारे जो, उसके बारे में कोई भी अनुचित टिप्पणी करना ये बहुत निंदनीय है और महासभा इसकी निंदा करती है। आज नहीं, पहले से निंदा है। और हमारे जो पूर्वजों ने एक लिगेसी दी, एक विरासत दी है, उस विरासत में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा उसको आगे बढ़ाने का है। समाज के अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, भागीदारी करें। शिक्षा का क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सपोर्ट सिस्टम हमारे हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद हो, 10th के बाद हो, और हायर एजुकेशन के बाद जो यूपीएससी एंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग क्या सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं, उनके उनकी पढ़ाई के लिए क्या, और उनको एक निश्चित रूप से युवाओं को जोड़ने का एक सबसे बड़ा माध्यम है कि युवाओं की आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी पढ़ाई है, उसका रोजगार है, उसका व्यवसाय है। व्यवसाय के भी क्षेत्र में हमारा बड़ा एक स्पष्ट वो है कि लोगों को अभी ये नहीं पता, कई लोगों के पास पैसा है, पैसा नहीं है तो पैसा कहां से आएगा ये उन्हें पता नहीं होता है। डीपीआर कैसे बनता है, टेक्निकल सपोर्ट कैसा होगा, टेक्निकल टीम कैसे होगी, और वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो महासभा का इसमें भी वो है कि एक एक्सपर्टीज उनके साथ रहेगी। और निश्चित रूप से हमारे समाज में इतने बुद्धिमान लोग हैं जो कृषि के क्षेत्र में, इसमें लेखन के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और पुरानी लिगेसी तो हमारी रहा है कि विधि के क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं, वो बहुत अच्छा हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो टेक्निकल सपोर्ट जो हमको मिलेगा निश्चित रूप से वो समाज हित में होगा। और ऐसे लोगों को हम फ्रंट पर, उनका जो कोर ग्रुप है वो फ्रंट पर हमारा काम करेगा महासभा के साथ, और निश्चित रूप से उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा। ये हमारा विजन है। सर बात सही की आपने, शिक्षा का क्षेत्र उसमें मुख्य रूप से किया। फिलहाल आपने, आपकी श्रावण जी फरकाड़ी जी से भी बात होती रहती है जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कुछ भी करके हमारे सेंट्रल की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, हमारी लिस्टिंग में हम इंक्लूड हो जाए। छत्तीसगढ़ में भी वो परेशानी है, आपसे भी बात करते हुए इस पर महासभा क्या संज्ञान लेगी उसके बारे में? बिल्कुल, ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जो हमने 23 तारीख को प्रस्तुत किया था, हमारा प्राथमिकता का विषय था
कि यदि कहीं पर भी यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जोड़ने में कोई विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी मेरी पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ से बात हुई है और यहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि महा दिसंबर 1984 के बाद जो लोग छत्तीसगढ़ में आए हैं, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। ये निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई है और बहुत सारे समाजजन हमारे आ रहे हैं। वही कुछ समस्याएं मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, सब अपने अपने स्तर से अब उसमें संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से महासभा इसको प्रथम प्राथम्य से उठाएगी और यहां से लेकर राज्यों की राजधानी से लेकर पिछड़ा वर्ग कमीशन, राज्य सरकार, महामहिम राज्यपाल, हमारे सांसद, विधायक सबके सपोर्ट से हम भारत शासन स्तर से इसको संघर्ष के साथ इसमें प्राप्त करने की, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से हम इसमें काम करेंगे और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इसमें हमें सफलता भी मिलेगी। तो ये विषय तो था शिक्षा से जुड़ा, साथ ही साथ बाकी अन्य जो समाज के सामने बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, इन सब के बारे में चर्चा थी। सर, एक महत्वपूर्ण चीज जो समिति के बारे में चर्चा की गई, कई लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि समिति में पर्टिकुलर परमार शाखा को या फिर भोयर पवार शाखा को स्थान नहीं दिया गया है। अब ये समिति काम कर रही है, समिति की इच्छा और से देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सभी के विकास की बात कर रही है, मगर इन लोगों को कहीं पर भी जगह नहीं दी गई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपको पता है कि एक जो फर्म एंड सोसाइटी के रूल है, उसके अनुसार पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित थी और जो आवेदन पत्र आए थे निर्धारित तिथि तक, उनमें से चयन की कार्रवाई करना था और एक बड़ी समिति वरिष्ठ जनों की उसमें बनी थी। सभी पर नामों पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से नामों की घोषणा की गई थी। उसके बाद कई लोगों का ये प्रश्न आया कि हमको वहां पर नहीं मिला है। निश्चित रूप से अब हम पूरे क्षेत्रों का, जैसा कि आपने कहा, हमने पूरे क्षेत्र जो है, हमारा मालवा क्षेत्र है, वर्धा तटीय क्षेत्र है, वनगंगा तटीय क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए हैं और मुख्य रूप से हमारा यही है कि महासभा आपके द्वार कार्यक्रम है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी क्या प्राथमिकताएं क्या है और बहुत अच्छा सम्मान मिला, बहुत अच्छे सुझाव मिले, लोगों ने बात की और हमारी जो कार्यकारिणी होगी, जो अभी हम तैयार कर रहे हैं, इसमें माह जून में हमारा शपथ ग्रहण समारोह भी है और उसमें हमारा जो मालवा क्षेत्र है परमाणु का और हमारा ये जो बैतूल तटीय क्षेत्र है, वर्धा तटीय क्षेत्र है, जिसमें भोयर पवार के लोग हैं और हमारा जो ये बाकी क्षेत्र है, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसमें मिलेगा और ये एक संगठनात्मक ढांचा जो हमारा है कि एक मजबूत संगठन हो और उसकी सब में भागीदारी हो, सबकी भागीदारी हो, ऐसा हम समावेशी संगठन बनाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारी जो विरासत है कि इस विरासत को हमको आगे बढ़ाना है और निश्चित रूप से जितना हम लोग एकजुट रहेंगे उतना ही हमारा मजबूत संगठन होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं संगठन में शक्ति है और संगठन में शक्ति है तो आप लक्ष्य की भी प्राप्ति संगठन से ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति और संगठन में बहुत अंतर होता है, एक व्यक्ति कमजोर होता है, संगठन मजबूत होता है। तो हमारी ये सोच है कि महासभा एक सशक्त संगठन के रूप में कार्य करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि हमारे पास एक शक्ति का स्वरूप महासभा है जिसकी हम सहायता ले सकते हैं और निश्चित रूप से इसके लिए हमें बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी पूरे देश में इसमें काम करेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा समावेशी संगठन खड़ा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये हमारा पूरा एक मिशन है और निश्चित रूप से इस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, माँ गढ़कालिका से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं और राजा भोज के जो हम सब वंशज है, जो राजा भोज को मानने वाले लोग हैं, जो अग्निवंशी जो लोग हैं, वो सब मिलकर इस संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे। और हम अग्निवंशीय हैं, प्रकाश को खुद गतिमान करना, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरह से याद आती है क्योंकि और हमें याद रहती भी है और हम वो करते भी है। वो इसलिए क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसे पवार कहा जाता है और ये सिर्फ पवार ही कर सकते हैं। कई बातें हैं, हम चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कुछ विजनरी बातें, जिस दिन आपका चयन हुआ था उस दिन आपने कुछ बातें कही थी, उसमें अब फिलहाल अब तक कितनी प्रगति हुई है और साथ ही साथ टेक्निकली और
जो नए नए सुचारू तंत्र आए हैं समाज को जोड़ने के या फिर समाज से जुड़ने के, तो वो सारी चीजों का किस तरह से इसमें अंतर होना चाहिए, वो इसलिए जानबूझकर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं भी खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता हूँ, और हमारे जैसे यंग एज के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो या फिर जो समाज से जुड़ना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया और बाकी चीजों से कनेक्टेड हो सकते हैं। इस बारे में महासभा क्या कर रही है, कुछ उसके बारे में बताइए। अब महासभा का जैसे कि आपको विजन डॉक्यूमेंट मालूम है कि हमने वो उसको बड़ा सार्वजनिक किया है और सब लोगों ने अध्ययन भी किया है, और निश्चित रूप से एक 5 साल का रोड मैप है। तो उसमें निश्चित रूप से हमारा ये बताए कि हम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये साल हमारा तैयारी का चरण है, प्रिपरेशन मोड कहते हैं हम इसको। तो पहला क्वार्टर तो हमारा पूरे संगठन को पूरा अखिल भारतीय स्वरूप देना, हमारी कार्यकारिणी का विस्तार करना, इसमें। दूसरा, आगे आने वाली, जैसे मैंने आपको कहा कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, लेखन का क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, और मीडिया की आजकल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पहुंच, हम महासभा, ये एक आम आदमी का एक संगठन बने। अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि महासभा क्या काम करती, कैसे का एक अपेक्स संगठन है। तो इसको हर घर का संगठन हम लोग बनाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हर घर का संगठन बनेगा तो वो उसको, उससे संगठन की शक्ति को महसूस भी होगी कि मेरा संगठन मेरे साथ है, मेरे सुख दुख में मेरे साथ है। मैं ऐसे कई सारे आपको उदाहरण बता सकता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन सोशल सेक्टर में वो लोग नहीं जुड़ पाए। तो मैंने उनको देखा हूं, मेरे कितने सारे लोग हैं, उनके अंतिम संस्कार में कांधा देने के लिए 4 लोग तक इकट्ठा नहीं हो सके। तो इसमें संगठन की शक्ति का पता चलता है कि ये संगठन में काम करने वाले लोग, एक आवाज पर 1000 लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये यदि कोई व्यक्ति, हमारे हमारे स्वजन कहीं पर भी कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो हम उसके साथ खड़े रहे। यदि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कमी आ रही है, तो हम उसके साथ खड़े रहे। कृषि के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, हमारे जितने सोशल सेक्टर के प्रोग्राम हैं कि अभी सबसे बड़ी कि लेट मैरिज करना, विवाह में अभी हमारे साथ युवाओं को हमको जोड़ना है, बहुत सारी चर्चा परिचर्चाएं करना है। विवाह की एज हमारी धीरे धीरे आगे शिफ्ट होते जा रही है, वो भी एक चिंता का कारण है। निश्चित रूप से बच्चे लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन और सर्विस में आने के बाद या व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद एक सही समय पर यदि विवाह होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी होती है। और निश्चित रूप से यह मैं बताना चाहता हूँ, अंतर जाति इंटरकास्ट मैरिज को देखिए, सामाजिक संगठन का मुख्य रोल है कि हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी भाषा बोली, उसको कैसे संरक्षित करें, और इंटरकास्ट मैरिज को रोकना है या सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, तो अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो इनको समाप्त नहीं कर सकते। तो इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, हमारे युवाओं की। और मैं समझता हूं, जिस समाज का युवा जागरूक होता है, वो संगठन से जुड़ता है, तो फिर आने वाले दिनों में वो काम सरल हो जाता है। मुख्य शक्ति है हमारे युवा शक्ति, और उनको, और हम तो इसमें पेरेंटिंग और रिवर्स पेरेंटिंग की बात करते हैं कि पेरेंटिंग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अभी से उनको संस्कारित करें, तो वो आने वाले दिनों में आपको समस्या नहीं जाएगी, जो अभी हम लोगों को कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई है। दूसरा, हम लोग रिवर्स पेरेंटिंग की बात करते हैं कि हमको अपने बुजुर्गों की देखभाल करना है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमारे पूरे समाज में वृद्धाश्रम में मुझे कोई पवार नहीं दिखा अभी तक, और मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। हमारा तो बस चले तो हम तो वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, हमारी तो अवधारणा ही है, लेकिन वृद्धाश्रम चलते रहते हैं, दुर्भाग्य है। हर युवा से, हर बेटों से, हर बेटी से मेरा आग्रह है कि अपने माता पिता को समय दें, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातें बताना चाहते हैं। आप ऑफिस आते जाते उनके पास 10 मिनट, 15 मिनट बैठिए, वो भी उन दिनों को याद करना चाहते हैं जो उनके सर्वश्रेष्ठ दिन थे, उसको शेयर करना चाहते हैं। उनकी फिजिकल कोई कामना नहीं है, अब उनको जरूरत भी नहीं है उन चीजों की। उनको नए कपड़े, नए मोबाइल, नई गाड़ी, इसकी जरूरत नहीं है। उनको जरूरत है आपके साथ की, बच्चे उनके साथ बैठ के खेले, उनके बेटे बेटी उनके साथ खेले, परिवार के लोग एक साथ रहे। तो निश्चित रूप से रिवर्स पेरेंटिंग में हमको काम करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से इसमें हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूं हम लोग बहुत
राजा भोज के वंशज है। हम लोगों में बहुत सारी परंपराएं, आपको पता ही है कि दहेज प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। और निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी बात है, हर मंच से मैं अपनी बात कहता हूं कि हम लोग वो लोग हैं जो जहां पर हमको खाना नहीं मिलता तब भी हम बोलते कि नहीं मिला। ऐसा नहीं कहते भाई हो गया, सब काम चलने दो। अभी यदि भोजन नहीं मिला तब भी हम बोलते हैं नहीं मिला, चलो ठीक है भाई, हो जाता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं तो नहीं होता। हमारा दहेज का तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत मतलब ऐसा संगठन, ऐसे लोग जो शानदार है। तो ये शानदार परंपराओं को हमको कायम रखना है। इसमें कोई ऐसी चीजें ना आए कि ये इसमें फिर विचलन हो, डेविएशन हो। तो ये युवाओं पर है। और मैं समझता हूं पूरे देश ही नहीं, विदेश में जो हमारी बड़ी शक्ति है युवा, उन लोग भी हमसे जुड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत सशक्त होगा, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज, ये सारी बातें सुनकर मैं तो कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है बॉस। और निश्चित तौर पर ये चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे समाज का विकास हम चाहते हैं तो हमें इन सारी चीजों का अवलोकन और अनुकरण दोनों करना पड़ेगा। और इसी के बाद ही हमारा समाज एक सशक्त रूप ले सकता है। सर, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला और राजा बुश टीवी के साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अपनों से अपनी बात है। और निश्चित रूप से मैं तो कहा है सभी मंचों से कि मुझे तो सिर्फ अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष है, उसकी सहभागिता है, वो इससे जुड़े, इसको ताकत दे। निश्चित रूप से संगठन जितना विस्तारित होगा, लोगों तक हमारी पहुंच होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, तो एक गौरव का भान होगा। और यही है, यही राष्ट्र को सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है हमारा, हमारा देश है, हमारी सनातन परंपरा हमारी शक्ति है। तो उस परंपरा को आगे हमको बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से आप अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे, आप में संस्कार होगा, आप अच्छी परंपराओं को आगे लाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। और एक प्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी में हमारी सशक्त भागीदारी होगी। यही हमारी कामना है कि हम लोग ईश्वर से भी ये प्रार्थना करते हैं, समाजजनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग आइए, जुड़िए, अपनी बातों को रखिए। और हम तो 24/7 अवेलेबल है। आप कभी भी, हमने सब मंचों से कहा है कि हमारा मोबाइल नंबर ये है और आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता होगी यदि हम आपके साथ भागीदारी कर सके, आपके साथ कुछ सहयोग कर सके। वैसे तो ईश्वर आपको इतना सशक्त बनाए कि आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन संगठन एक शक्ति है और शक्ति का स्रोत ही ताकत है। तो यदि आपको ताकतवर बनना है, शक्तिशाली बनना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। संगठन ही शक्ति है। संगठन ही शक्ति है और संगठन की इस शक्ति के साथ हर कोई शक्तिशाली बन सकता है, बशर्ते आप घर से निकलिए, समाज से जुड़िए, संगठन से जुड़िए और अपना विकास निश्चित तौर पर आप जरूर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी चर्चा है, ऐसी बातें हमेशा आपके साथ आती रहेंगी। ये आज के लिए यहाँ तक। कैमरामैन विजेता के साथ दिलेश फरकाड़े, जय राजा बुश टीवी के लिए नमस्कार।